हेलो गाइस। तो यूपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो बच्चों आपको बता दें कि इस नोट से आप लोग 95% बना सकते हैं साइंस में, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो। ठीक है। तो देखिएगा आपका पहला यानी इससे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिएगा रासायनिक समीकरण आपका क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए Zn प्लस H2SO4, ये आपका क्या है, ये टोटल आपका इतना अभिकारक है और मिलने के बाद आपका क्या बना, ZnSO4। ठीक। और आपका क्या बना, H2 गैस निकली। ये आपका क्या है, उत्पाद है। ये आपका क्या है, उत्पाद। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। अब आपका क्या है कि अभिकारक क्या होता है। देखिए अभिकारक के बारे में समझ लिया जाए। अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे कि आपका Zn प्लस H2SO4, ये आपका जो टोटल है ये आपका क्या, अभिकारक है। ये आपका क्या है, आपका अभिकारक। ठीक है। और आगे देखिए क्या उत्पाद क्या है। उत्पाद के लिए समझ लीजिएगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उसे क्या बोला जाएगा, उत्पाद कहेंगे। उसे क्या बोला जाएगा, उत्पाद। ठीक है। जैसे कि आपकी रासायनिक अपक्रिया क्या है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल आपका क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। तो ये वाला जो प्रोसेस आपका जो बना है रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो बना है नया पदार्थ, उसे क्या बोला जाएगा, उत्पाद बोला जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। और आगे देखिए क्या है, अब आपका क्या है, देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 3Fe प्लस 4H2O। देखिए आपका क्या, आयरन और जल की क्या की जा रही है, क्रिया करा जाए। ठीक, कराई गई। तो आपका बना क्या, Fe3O4 प्लस 4H2O। तो देखिए इसमें इस साइड में देखिए अभिकारक में अगर देखा जाएगा, इस साइड में आयरन का परमाणुओं की संख्या देखिए इधर 3 है, इधर भी कितनी है, 3 है। Fe3 इधर भी 3 है। ठीक है। अब देखिए और इधर O की बात करेंगे, O इस साइड में मतलब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 4 है। और यहाँ पर देखिए O4, यहाँ पर है ना O4, तो यहाँ पर भी आपका परमाणुओं की संख्या क्या है, 4 है। और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। उत्पाद में आपका देखिएगा 4 दूनी 8, इस साइड भी है और इस साइड भी है हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए इधर परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है, सेम है। तो इसलिए ये आपका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिएगा, या 2H2 प्लस O2 इक्वल आपका क्या बना, 2H2O। तो अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर भी देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ऑक्सीजन देखिए कितना, इधर इस साइड में आपका 2 है, इधर भी कितना आपका 2 2। देखिए इसकी ऑक्सीजन के गुणे में, हाइड्रोजन के गुणे में, इसलिए उधर भी आपका क्या है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सेम है, इधर भी सेम है। अभिकारकों में और उत्पादों में दोनों में क्या, परमाणुओं की संख्या सेम है। इसलिए आपका कौन सा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, आगे देख लीजिएगा। अब आपका क्या है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहली आपकी क्या है, संयोजन अपक्रिया। इसी को किस नाम से जानते हैं, संयुग्मन अपक्रिया के नाम से या योगात्मक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, वियोजन अपक्रिया। दूसरी हेडिंग क्या आपकी, वियोजन अपक्रिया। और इसी को आप अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। तीसरा क्या है आपका, उष्मा क्षेपी अपक्रिया।
चौथा क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। चौथा आपका क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है साथियों, देखिएगा विस्थापन अपक्रिया। आपका अगला क्या है, विस्थापन अपक्रिया। छठा क्या है कि द्विविस्थापन अपक्रिया। ये सब आपको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। सातवां क्या है, उपचयन अपक्रिया, या इसी को किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अपचयन अपक्रिया, अगला क्या आपका अपचयन अपक्रिया, ठीक है। और नौवां क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया, और इसी को उपचयन अपचयन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे, आप संयोजन अपक्रिया। पहली हेडिंग आपको क्या डालना होगा, संयोजन अपक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है आपका, जुड़ना। तो आइएगा इसका परिभाषा देख लिया जाए। तो साथियों आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। संयोजन अपक्रिया क्या है, देखिए इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब वो क्या किया जा रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाया जा रहा है तो एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इसी को क्या किया कहा जाएगा, संयोजन अपक्रिया। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है आपका, देखिएगा उदाहरण। जैसे कि उदाहरण आपका है कोयले का दहन। कोयले का क्या किया जा रहा है, दहन किया जा रहा है। जैसे कि C+O2, C+O2। इस देखिए अभिकारक में क्या है, दो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं और बना क्या आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एकल उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये आपका क्या है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। और देखिए जल का निर्माण, जल का निर्माण 2H2+O2। देखिए दो क्या है, अभिकारक है, ठीक। एकल उत्पाद का क्या कर रहे हैं, निर्माण, यानी जल का निर्माण हो रहा है, क्या 2H2O का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और आगे समझिएगा, आगे क्या है आपका, गंधक का दहन। गंधक का दहन जैसे कि सल्फर+O2, S+O2, यानी सल्फर और ऑक्सीजन का क्या किया जा रहा है, संयोजन हो रहा है। बना क्या, SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो एकल उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये आपका क्या है, संयोजन अपक्रिया। आई होप इन आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यानी जल को क्या किया जा रहा है, मिलाया गया। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को क्या किया गया, मिलाया गया। तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ कि नहीं, देखिए CaOH का ट्वाइस का निर्माण हुआ। तो ये क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो एक इसका एग्जाम्पल है साथियों, ये आपका संयोजन अपक्रिया का आपका क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा, आपका क्या है कि वियोजन अपक्रिया। अब हेडिंग आप लोग डालिएगा क्या, वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना होता है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। तो एग्जाम्पल देखिए आपका, इसकी परिभाषा क्या होगी, वह अपक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या है बच्चों कि मतलब जब एकल अभिकारक जो है टूटकर यानी दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, वियोजन अपक्रिया बोला जाएगा, ठीक है। और उदाहरण के लिए देखिए फेरस सल्फेट का वियोजन अपक्रिया। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, देखिए FeSO4 होता है। तो 2FeSO4 ये क्या है, अभिकारक, एकल अभिकारक टूट कर देखिए टूट रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो देखिए दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हुआ कि नहीं। एकल आपका क्या है, एकल अभिकारक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे उदाहरण समझिएगा। अगला उदाहरण आपका क्या है, देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अपक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अपक्रिया देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए वियोजित हुआ CaO+CO2, ठीक है, CaO+CO2। तो देखिए एकल आपका क्या है, अभिकारक है, टूट जा रहा है दो या दो से अधिक फॉर्म में। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अपक्रिया का। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। और आगे देखिएगा आप लोग, लेकिन नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि जब पेपर के समय में आप लोग दोहरा लेंगे तो रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। और आगे देखिएगा
सिल्वर ब्रोमाइड की एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड की सूत्र क्या होता है, देखिए AgBr। AgBr देखिए ए क्या एकल अभिकारक है। ठीक है, अब टूट जा रहा है 2Ag प्लस Br2 के फॉर्म में टूट गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे इसी में देखिएगा, इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी वियोजन अपक्रिया का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, नोट्स में आप लोग बनाकर लिख लीजिएगा क्या, कि इस अपक्रिया का जो उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, और आगे देखिएगा ऊष्माक्षेपी। अब आपका क्या हेडिंग डालिएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, अब आपको हेडिंग क्या डालना है बच्चों, ऊष्माक्षेपी हेडिंग डालना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वह अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे क्या कहेंगे, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो, उत्सर्जित हो, उसे क्या बोला जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस जैसे आपका आपका CH4 मीथेन है। अब ऑक्सीजन के साथ क्या किया जा रहा है, इसका दहन किया जा रहा है, तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और आपको क्या प्राप्त होगा, जल बनेगा और ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखिए, जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाएगा तो कोई भी पदार्थ कब जलता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो जब ये जलेगा, मीथेन जब जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उसके साथ साथ आपको जल प्राप्त होगा और क्या बनेगी, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और अगला उदाहरण देख लीजिएगा, अगला उदाहरण क्या है, देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। साथियों, श्वसन एक प्रकार की क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का नाम श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन आपको समझ में आया होगा। श्वसन एक प्रकार की क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, और आगे देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल क्या, C6H12O6, ये आपका क्या ग्लूकोज का सूत्र है, और ऑक्सीजन से क्या किया जा रहा है, रिएक्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, 6O2 से, तो क्या बना आपका 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल प्राप्त हुआ, उसके साथ साथ आपको क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा। ठीक है, और आपका क्या है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए क्या ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब आपका आगे क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया आप लोग हेडिंग डालिएगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका उदाहरण क्या है, H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा, तो आपका बना क्या, 2HI, 2HI, यानी इन दोनों को क्या किया गया, उष्मा के साथ मतलब मिला दिया गया, जलाया गया। ठीक है, तो आपका 2HI का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आपका क्या है, N2 प्लस O2 प्लस, देखो अब इनको हीट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो आपका बना क्या, 2NO, क्या बना, 2NO, तो इसमें ऊर्जा की क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है, यानी अवशोषित हो रही है। ठीक है, तब इसके बाद आपका बना 2NO। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपका अब आगे बच्चों, अब क्या है, विस्थापन अपक्रिया। अब हेडिंग आप लोग डालिएगा, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, समझिएगा आप लोग। विस्थापन ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे समझा जाए, Zn। ठीक, अब किसका यौगिक है, कॉपर सल्फेट का यौगिक। ठीक, ये कॉपर सल्फेट यानी यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों का क्या हो,
मिश्रण हो उसी को यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए Zn प्लस CuSO4 ये आपका क्या यौगिक है। अब यौगिक है तो ठीक है, Zn क्या कर रहा है, कापर को हटाकर उसको विस्थापित कर दे रहा है, उसके स्थान पे अपना स्थान ले ले रहा है। तो क्या बनाया ZnSO4 जिंक सल्फेट बना, कापर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये देखिए आपका क्या है, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार आयरन यानी Fe प्लस CuSO4 ठीक है, यानी आयरन जो है कापर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, उसके स्थान पे अपना स्थान ले लिया। ठीक है, तो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, अधिकशील क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, यौगिक को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये उदाहरण है, ये आप लोग जरूर नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों। ठीक है, और आगे देखिएगा। अब आपका क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब आपका आगे क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन हेडिंग डालिएगा आप लोग, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या, देखिए वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभिकारकों के बीच, देखिए अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। देखिए सूत्र क्या है आपका, उदाहरण देखिएगा, N2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या है, BaCl2। ठीक है, तो देखिए इसके स्थान पे आपका क्या आ गया, Ba यानी सोडियम के स्थान पे Ba आ गया, और Ba के स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका A आ गया, Na आ गया। ठीक है, तो आपका क्या बना, देखिए यहाँ पर आपका बना बेरियम सल्फेट और बना क्या, नमक। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जा रहा है, आयनों का इसमें आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ पर आपका क्या बना, BaSO4 प्लस 2NaCl, तो इसमें आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया क्या है, देखिए ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो यानी कमी हो, उसे क्या बोला जाएगा, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2Mg प्लस O2। ठीक है, तो इसमें देखिए 2MgO बना, क्या आपका बना 2MgO, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और आपका 2Cu प्लस O2, तो आपका बना क्या, कापर ऑक्साइड यानी 2CuO, कापर ऑक्साइड। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे देखिएगा, अपचयन अपक्रिया क्या है। अपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग यानी ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या बोला जाएगा, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि CuO प्लस H2, तो यहाँ पर देखिएगा Cu यानी आपका कापर अलग हो गया और आपका बना क्या, जल H2O। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन क्या कर दे रहा है, त्याग कर दे रहा है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आपका अगला आज का लास्ट मतलब हेडिंग क्या होगी आपकी, अगली हेडिंग आपकी रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, देखिएगा रेडॉक्स अपक्रियाएं, हेडिंग डालिएगा बच्चों, रेडॉक्स अपक्रियाएं। देखिए जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि CuO प्लस H2 इक्वल आपका क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, उपचयन, और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जहाँ पर आपकी मतलब छोड़कर जाएगा और वहाँ पर अपचयन होगा, और जहाँ पर वृद्धि होगी वहाँ पर आपका क्या होगा, उपचयन। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे क्या है, अब आपका अगली हेडिंग है कि दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव, यानी दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, इसके निम्न प्रभाव हैं। पहला आपका क्या है कि संक्षारण क्या है, ये पेपर में आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, संक्षारण। जब कोई धातु
अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लो, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये आपके क्या है, संक्षारण अपक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, चांदी के ऊपर क्या होती है, काली परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है, और लोहे पर जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आपका क्या है, आज का लास्ट क्या है, विकृत गंधिता। अब आपका क्या है, विकृत गंधिता। इस लेसन का आज का लास्ट मतलब हेडिंग आपकी क्या रहेगी, यानी विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होती है, देखिए तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाती हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, विकृत गंधिता को क्या किया जा सकता है, मतलब तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर वो आपका क्या हो जाती है, विकृत गंधिता हो जाती है। ठीक है, इनको कैसे रोका जा सकता है ये सब आपको बता दिया गया। और उदाहरण आपका क्या है, उदाहरण है आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज आपका मतलब इस टॉपिक से जितने टाइप की आपके क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले थे, टोटल आपका क्या है, इसी एक ही वीडियो में समेट दिया गया है। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।